दौलत की फाइल नंबर 4। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। हमारे एक सेमिनार में एक प्रशिक्षक था जिसकी नेटवर्थ सिर्फ 3 साल में 2.5 लाख से 60 करोड़ डॉलर हो गई थी। जब उससे इसका रहस्य पूछा गया तो उसने कहा, जब मैंने बड़ा सोचना शुरू किया तो हर चीज बदल गई। मैं आपको आमदनी का नियम बताना चाहता हूँ। आप बाजार के अनुसार जो मूल्य देते हैं, आपको उसी के अनुपात में भुगतान मिलेगा। प्रमुख शब्द मूल्य है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि बाजार में आपके मूल्य को 4 तत्व तय करते हैं: आपूर्ति, मांग, गुणवत्ता और मात्रा। मेरे अनुभव में जो तत्व ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश करता है वह है मात्रा। मात्रा के तत्व का मतलब आसान है। आप अपने कितने मूल्य को बाजार तक सचमुच पहुंचाते हैं। इसे कहने का एक और तरीका है कि आप कितने लोगों की सेवा करते हैं या उन्हें प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे बिजनेस में कुछ प्रशिक्षक एक समय में 20 लोगों के छोटे समूह को सिखाना पसंद करते हैं। कई प्रशिक्षक कमरे में 100 प्रतिभागियों के साथ आरामदेह होते हैं, बाकी 500 लोगों को सिखाना पसंद करते हैं, और कुछ तो 1000 से 5000 या इससे ज्यादा प्रतिभागियों को सिखाना पसंद करते हैं। क्या इन प्रशिक्षकों की आमदनी में अंतर है? बिल्कुल है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पर गौर करें। अगर एक व्यक्ति के डाउनलाइन में 10 लोग हों और दूसरे व्यक्ति की डाउनलाइन में 10,000 लोग हों, तो क्या उनकी आय में अंतर होगा? निश्चित रूप से होगा। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने जिक्र किया था कि मैं रिटेल फिटनेस स्टोर की चेन का मालिक था। जिस पल मैंने इस बिजनेस में जाने का विचार किया, उसी पल से मेरा इरादा 100 सफल स्टोर खोलकर लाखों लोगों को प्रभावित करना था। दूसरी तरफ मुझसे 6 महीने बाद काम शुरू करने वाली मेरी प्रतियोगी का इरादा सिर्फ एक सफल स्टोर खोलना था। अंत में उसे अच्छी आमदनी मिली, जबकि मैं अमीर बन गया। आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं? आप खेल को कैसे खेलना चाहते हैं? आप मेजर लीग में खेलना चाहते हैं या माइनर लीग में? बड़े बड़ों में या छुटभइयों में? आप बड़ा खेलना चाहते हैं या छोटा? चुनाव आपका है। ज्यादातर लोग छोटा खेलने का चुनाव करते हैं। क्यों? पहली बात तो डर के कारण। वे असफलता से बुरी तरह घबराते हैं, जबकि सफलता से तो और भी ज्यादा घबराते हैं। दूसरी बात, लोग छोटा इसलिए खेलते हैं क्योंकि वे छोटा महसूस करते हैं। वे नाकाबिल महसूस करते हैं। वे ऐसा महसूस नहीं करते जैसा वे पर्याप्त अच्छे या महत्वपूर्ण हो, जो दूसरों के जीवन में वास्तविक अंतर ला सकते हो। लेकिन यह जान ले, आपका जीवन सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, यह दूसरों को योगदान देने के लिए भी है। यह अपने मिशन के प्रति सच्चा होने के लिए है। इस समय धरती पर आपके रहने के पीछे जो कारण है, उसे जीने के बारे में है। यह दुनिया के पजल में अपना टुकड़ा जोड़ने के बारे में है। लोग अपने अहम में फंसकर यह मानने लगते हैं कि हर चीज मेरे मेरे और सिर्फ मेरे चारों तरफ घूमती है। लेकिन अगर आप सच्चे अर्थों में अमीर बनना चाहते हो, तो यह सिर्फ आपके बारे में ही नहीं हो सकता। इसमें तो दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान देना शामिल होगा। हमारे समय के एक महान आविष्कारक और दार्शनिक बकमिंस्टर फुलर ने कहा है, हमारे जीवन का उद्देश्य इस पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ियों के लोगों का मूल्य बढ़ाना है। हम इस धरती पर अपने नैसर्गिक गुण लेकर आते हैं, यानी हम कुछ चीजों में स्वाभाविक रूप से निपुण होते हैं। ये उपहार आपको किसी खास कारण से दिए गए हैं, इनका उपयोग करने तथा दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए। शोध से पता चलता है कि सबसे सुखी लोग वे होते हैं जो अपने नैसर्गिक गुणों का अधिकतम उपयोग करते हैं। जीवन में आपके मिशन का एक हिस्सा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नैसर्गिक गुणों का लाभ पहुंचाना और उनका मूल्य बढ़ाना होना चाहिए। इसका मतलब है आपको बड़ा खेलने की इच्छा रखनी होगी। क्या आप उद्यमी की परिभाषा जानते हैं? हम अपने कोर्स में इस परिभाषा का प्रयोग करते हैं, जो दूसरों की समस्याएं लाभ के साथ सुलझाता है। यह सही है। उद्यमी समस्या सुलझाने वाले से ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप ज्यादा लोगों के लिए समस्याएं सुलझाएंगे या कम लोगों के लिए? अगर आपका जवाब ज्यादा है, तो आपको ज्यादा बड़ा काम करना होगा। तो आपको ज्यादा बड़ा सोचने की जरूरत होगी और आपको बहुत बड़ी संख्या में, हजारों, यहाँ तक कि लाखों लोगों की मदद करने का फैसला करना होगा। परिणाम स्वरूप आप जितने ज्यादा लोगों की मदद करेंगे, आप उतने ही ज्यादा समृद्ध बन जाएंगे, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और बेशक आर्थिक रूप से भी। इसे समझने में कोई गलती न करें। इस धरती पर हर व्यक्ति का एक मिशन या उद्देश्य है। अगर आप इस वक्त जिंदा है तो इसका कोई कारण है। रिचर्ड बाख ने अपनी पुस्तक जोनाथन लिविंगस्टन सीगल में पूछा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मिशन पूरा हो चुका है? जवाब, अगर आप अब भी सांस ले रहे हैं तो आपका मिशन पूरा नहीं हुआ है। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने कर्तव्य या संस्कृत भाषा के धर्म को नहीं निभा रहे हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग बहुत छोटे खेल खेल रहे हैं और बहुत से लोग अपने डर पर आधारित अहं के स्वरूपों को खुद पर शासन करने दे रहे हैं। परिणाम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने जीवन के संदर्भ में भी और दूसरों के प्रति अपने योगदान के मामले में भी। मूल मुद्दा यह है, अगर आप नहीं तो फिर कौन? एक बार फिर हर व्यक्ति का अपना अनूठा उद्देश्य होता है। हो सकता है आप रियल एस्टेट निवेशक हो और मकान खरीदकर उन्हें किराए पर उठाते हो तथा कैश फ्लो व मूल्य वृद्धि का लाभ उठाते हो। आपका मिशन क्या है?
आप कैसे मदद करते हैं? इस बात की अच्छी संभावना है कि आप सस्ते मकान खोजने में परिवारों की मदद करके अपने समुदाय का मूल्य बढ़ा रहे हैं, जो इसके बिना उन्हें नहीं मिल सकते थे। अब सवाल यह है कि आप कितने लोगों की मदद कर सकते हैं? क्या आप एक के बजाय 10 की, 10 के बजाय 20, 20 के बजाय 100 की मदद करने के इच्छुक हैं? बड़े खेल से मेरा यही मतलब है। अपनी अद्भुत पुस्तक ए रिटर्न टू लव में मैरियन विलियमसन ने इसे इस तरह से लिखा है। आप ईश्वर की संतान हैं। आपके छोटा खेलने से दुनिया का भला नहीं होता है। बाकी लोग आपके आसपास असुरक्षित महसूस न करें, यह सोचकर सिकुड़न में कोई दिव्यता नहीं है। हमारे रचयिता का यह इरादा था कि हम सभी उसी तरह चमकें जिस तरह बच्चे चमकते हैं। हम ईश्वर की दिव्यता को प्रकट करने के लिए पैदा हुए हैं, जो हमारे भीतर है। यह हम में से सिर्फ कुछ लोगों में नहीं है, यह हर एक में है। और जब हम अपनी खुद की रोशनी को चमकने देते हैं, तो हम अवचेतन रूप से दूसरे लोगों को भी ऐसा ही करने की अनुमति दे देते हैं। जब हम अपने खुद के डर से मुक्त होते हैं, तो हमारी उपस्थिति अपने आप दूसरों को मुक्त कर देती है। दुनिया को इस बात की जरूरत नहीं है कि इसके ज्यादातर लोग छोटा खेलें। यह छिपना बंद करने और बाहर कदम रखने का समय है। यह अपनी जरूरतों को छोड़ने और नेतृत्व करने का समय है। यह अपने नैसर्गिक गुण छिपाकर रखने या उनके नए होने का नाटक करने के बजाय उन्हें बांटने का समय है। यह अपने जीवन का खेल बड़े पैमाने पर शुरू करने का समय है। सारांश यह है कि छोटी सोच और छोटे काम दिवालियेपन और असंतुष्टि की ओर ले जाते हैं। बड़ी सोच और बड़े काम दौलत व सार्थकता की ओर ले जाते हैं। चुनाव आपका है। दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं बड़ा सोचता हूँ, मैं हजारों लोगों की मदद करने का चुनाव करता हूँ। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मिलेनियर मस्तिष्क की गतिविधियां। नंबर 1, लिख लें कि आपके हिसाब से आपके नैसर्गिक गुण क्या है। ये वे चीजें हैं जिनमें आप हमेशा से स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं। यह भी लिख लें कि आप अपने जीवन में और खास तौर पर अपने कामकाज में इन गुणों का ज्यादा इस्तेमाल कैसे और कहां कर सकते हैं। दूसरा, लिख लें या लोगों के समूह के साथ विचार मंथन करें कि आप इस समय अपने काम या बिजनेस में जितने लोगों को प्रभावित करते हैं, उससे 10 गुना ज्यादा लोगों की समस्याओं को किस तरह सुलझा सकते हैं। कम से कम 3 अलग अलग रणनीतियां बना लें। लीवरेज के बारे में सोचें। दौलत की फाइल नंबर 5। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग अवसरों को देखते हैं, गरीब लोग बाधाओं को देखते हैं। अमीर लोग विकास की संभावनाएं देखते हैं, गरीब लोग हानि की आशंकाएं देखते हैं। अमीर लोग पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग जोखिम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मामला युगों पुराने सवाल का है, गिलास आधा खाली है या आधा भरा है। लेकिन हम यह सकारात्मक चिंतन की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो दुनिया को देखने के आपके आदतन दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। गरीब लोग डर के आधार पर विकल्प चुनते हैं। उनका दिमाग लगातार यह खोजता है कि किसी स्थिति में क्या गलत है या गलत हो सकता है। उनकी मूलभूत मानसिकता होती है, अगर यह काम नहीं करेगा तो क्या होगा। यह काम नहीं करेगा। मध्यम वर्गीय लोग थोड़े ज्यादा आशावादी होते हैं। उनकी मानसिकता होती है, मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा। जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, अमीर लोग अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों की जिम्मेदारी लेते हैं और इस मानसिकता से काम करते हैं, यह काम करेगा क्योंकि मैं इसे काम करवाऊंगा। अमीर लोग सफलता की उम्मीद करते हैं, उन्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है, उन्हें अपनी रचनात्मकता पर भरोसा होता है, उन्हें यकीन होता है कि अगर वे कामयाब न हुए तो भी वे सफल होने का कोई दूसरा तरीका खोज सकते हैं। आमतौर पर लाभ जितना ज्यादा होता है, जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। क्योंकि अमीर लोग लगातार अवसर देखते हैं, इसलिए वे जोखिम लेने के इच्छुक होते हैं। अमीरों को यकीन होता है कि अगर बुरे से बुरा भी हो जाए तो भी वे हमेशा अपनी दौलत वापस पा सकते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग असफलता के बारे में लगातार आशंकित रहते हैं। उन्हें खुद पर और अपनी योग्यताओं पर भरोसा नहीं होता है। गरीब लोग यह मानते हैं कि अगर स्थिति गड़बड़ हो गई तो वे तबाह हो जाएंगे। क्योंकि वे लगातार बाधाओं को देखते हैं, इसलिए वे आमतौर पर जोखिम लेने के अनिच्छुक होते हैं। जोखिम नहीं तो लाभ नहीं। रिकॉर्ड के लिए हम यह कहना चाहते हैं कि जोखिम लेने का इच्छुक होने का मतलब यह नहीं है कि आप पैसे गंवाने के इच्छुक रहें। अमीर लोग सोच समझकर जोखिम लेते हैं। इसका मतलब है कि वे शोध करते हैं, आकलन करने में मेहनत करते हैं और फिर ठोस जानकारी तथा तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं। क्या अमीर लोग सोच विचार में बहुत समय लगाते हैं? नहीं, वे कम से कम संभव समय में जानकारी इकट्ठी करते हैं और फिर उस जानकारी के आधार पर यह फैसला करते हैं कि फला काम किया जाए या नहीं। हालांकि गरीब लोग दावा करते हैं कि वे अवसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर यह टालमटोल करने का बहाना होता है। वे बुरी तरह घबराए होते हैं। वे हफ्ते, महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक हूँ हाँ करते रहते हैं और आमतौर पर तब तक अवसर हाथ से निकल जाता है। अक्सर वे अपनी स्थिति को तर्क संगत बनाने के लिए कहते हैं, मैं तो तैयारी कर रहा था। निश्चित रूप से ऐसा ही था, लेकिन जब वे तैयारी कर रहे थे तब तक अमीर आदमी अंदर गया, बाहर निकला और इस दौरान उसने ढेर सारी दौलत कमा ली। मैं जानता हूँ कि मैं आगे जो कहने वाला हूँ वह आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि मैं स्वयं की जिम्मेदारी पर बहुत जोर देता हूँ।
बहरहाल मेरा मानना है कि अमीर बनने या किसी भी चीज में सफल होने में किस्मत का भी हाथ होता है। हो सकता है कि फुटबॉल मैच में विरोधी टीम का खिलाड़ी आपकी एक गज की रेखा पर अपना नियंत्रण खो दे, जबकि खेल खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट का समय बाकी हो और इस वजह से आपकी टीम मैच जीत जाए। गोल्फ में कोई गड़बड़ शॉट बाहरी सीमा पर लगे पेड़ से टकराकर वापस घास पर लौट आए और होल से सिर्फ 3 इंच दूर तक गिर जाए। बिजनेस में आपने कितनी बार उस व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने बाहरी इलाके का कोई प्लॉट खरीदा और 10 साल बाद किसी बड़े कॉरपोरेशन ने वहां पर शॉपिंग सेंटर या ऑफिस बिल्डिंग बनाने का फैसला किया। परिणाम यह हुआ कि वह निवेशक एकाएक अमीर बन गया। तो अब बताएं कि यह उसका बुद्धिमत्तापूर्ण व्यावसायिक निर्णय था या खुशकिस्मती का। मेरा अंदाजा है कि कुछ हद तक दोनों का ही हाथ था। बहरहाल मुद्दे की बात यह है कि किस्मत या कोई भी अच्छी चीज आपकी राह में तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप किसी तरह का कोई काम शुरू ही न करें। वित्तीय सफलता पाने के लिए आपको कुछ करना होगा, कुछ खरीदना होगा या कुछ शुरू करना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो क्या यह किस्मत है या ब्रह्मांड है या उच्चतर शक्ति है जो चमत्कारिक तरीके से आपकी मदद करती है क्योंकि आपने वह काम करने का साहस और समर्पण दिखाया। मुझे लगता है कि ऐसा किस वजह से होता है यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ऐसा होता है। दूसरा प्रमुख सिद्धांत जिसे यहाँ पर बताना उचित होगा यह है, अमीर लोग उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसे वे चाहते हैं, जबकि गरीब लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते हैं। एक बार फिर ब्रह्मांड का नियम कहता है आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ती है। क्योंकि अमीर लोग हर समय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं इसलिए उन्हें ढेर सारे अवसर मिल जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उन्हें पैसे कमाने की इतनी सारी संभावनाएं दिखती है कि वे उन सबको संभाल नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ चूंकि गरीब लोग हर चीज में बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं इसलिए उनके सामने ढेर सारी बाधाएं आ जाती है। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उन्हें इतनी अविश्वसनीय बाधाएं नजर आती है कि वे उन सबको नहीं संभाल पाते हैं। कारण बिल्कुल साफ है, आपकी एकाग्रता किस क्षेत्र में है इसी से तय होता है कि जीवन में आपको क्या मिलता है। अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अवसर मिलेंगे, बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बाधाएं मिलेंगी। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि समस्याओं की परवाह न करें। जाहिर है जब समस्याएं आए तो उनसे तत्काल निपटें, लेकिन अपनी निगाह लक्ष्य पर जमाए रखें और लगातार उसकी ओर बढ़ते रहें। अपना समय और ऊर्जा अपने मनचाही चीज को साकार करने में लगाएं। जब बाधाएं आए तो उनका सामना करें और फिर तत्काल अपनी निगाह लक्ष्य पर जमा लें। जिंदगी में आपका लक्ष्य समस्या सुलझाना नहीं है। आपको अपना सारा समय आग बुझाने में नहीं बिताना है। जो लोग ऐसा करते हैं वे पीछे रह जाते हैं। आप अपना समय और ऊर्जा विचार तथा कर्म में लगाएं और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहें। क्या आप बहुत साधारण लेकिन उतनी ही दुर्लभ सलाह चाहते हैं तो वह सलाह यह है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे बनाने, रोक कर रखने और निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप गरीब बनना चाहते हैं तो पैसा खर्च करने पर ध्यान केंद्रित करें। आप चाहे हजारों पुस्तकें पढ़ लें या सफलता के मंत्र बताने वाले सैकड़ों कोर्सों में चले जाएं, लेकिन मुद्दे की बात यही है। याद रखें, आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है। अमीर लोग यह भी समझते हैं कि किसी को भी सारी जानकारी पहले से नहीं मिल सकती। हमारे एक कार्यक्रम एनलाइटेड वैरियर ट्रेनिंग में हम लोगों को प्रशिक्षित करते हैं कि वे हर चीज के बावजूद अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करके सफलता हासिल कर सकते हैं। इस कोर्स में हम एक सिद्धांत सिखाते हैं, तैयार रहो, गोली चलाओ, निशाना साधो। इसका क्या मतलब है? कम से कम समय में जितनी ज्यादा अच्छी तैयारी कर सकते हो कर लें, फिर कर्म करें, फिर रास्ते में सुधार करते जाएं। यह सोचना मूर्खता है कि आप भविष्य में हो सकने वाली हर घटना का पहले से अनुमान लगा सकते हैं। यह मानकर खुद को धोखा न दे कि आप भविष्य में आने वाली हर परिस्थिति से निपटने की तैयारी कर सकते हैं और खुद को उससे सुरक्षित रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में सीधी लकीरें नहीं होती है? जिंदगी बिल्कुल सीधी लकीरों में नहीं चलती है। यह तो बल खाती नदी की तरह बहती है। अक्सर आपको सिर्फ अगला मोड़ ही दिखता है और वहां पहुंचने के बाद ही आप उससे आगे का दृश्य देख सकते हैं। विचार यह है कि आपके पास जो भी हो, आप जहां भी हो, खेल में उतर जाएं। मैं इसे गलियारे में प्रवेश करना कहता हूँ। मिसाल के तौर पर बरसों पहले मैं फोर्ट लाडरडेल फ्लोरिडा में रात्रिकालीन डेजर्ट कैफे खोलने की योजना बना रहा था। मैंने जगह के विकल्पों और बाजार का अध्ययन किया। इसके साथ ही मैंने पता लगाया कि मुझे किन सामानों की जरूरत है। मैंने केक, पाई, आइसक्रीम और कॉफी के उपलब्ध प्रकारों पर भी शोध किया। नतीजा क्या निकला? पहली बड़ी समस्या, मैं मोटा हो गया। शोध के चक्कर में खाने पीने से मुझे कोई मदद नहीं मिलेगी। तो मैंने खुद से पूछा, हार्व, इस बिजनेस का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फिर मैंने हार्व नाम के इस आदमी की बात सुनी जो जाहिर है मुझसे ज्यादा स्मार्ट था। अगर आप सचमुच किसी व्यवसाय की बारीकियां सीखना चाहते हैं तो उसमें उतर जाएं। आपको पहले दिन से ही उसका मालिक बनने की जरूरत नहीं है। उस बिजनेस में नौकरी कर लो और गलियारे में पहुंच जाओ। आप किसी रेस्तरां में झाड़ू लगाकर या बर्तन मांजकर उसके बारे में जितना जानेंगे उतना बाहर रहकर 10 साल के शोध में भी नहीं जान पाएंगे। और मैंने यही किया। मैंने मदर बटलर पाई शॉप में नौकरी कर ली।
काश मैं आपको बता सकता कि उन्होंने तत्काल मेरे बेहतरीन गुणों को पहचान लिया और पहले दिन ही मुझे सीईओ बना दिया। लेकिन न जाने क्यों वे मेरे प्रशासनिक नेतृत्व गुणों को नहीं देख पाए, या उन्होंने उनकी परवाह ही नहीं की, और इसलिए मैंने बस बॉय के रूप में काम शुरू कर दिया। हाँ, फर्श पर झाड़ू लगाना और जूठे बर्तन हटाना। इरादे की शक्ति भी कितने मजेदार ढंग से काम करती है। आपको लग रहा होगा कि यह काम करने के लिए मुझे अपने आत्मसम्मान को भूलना पड़ा होगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैंने इसे इस तरह से देखा ही नहीं। मैं तो डेजर्ट बिजनेस सीखने के मिशन पर था। मैं किसी दूसरे के टिकट पर मिले सीखने के इस अवसर के लिए कृतज्ञ था, और इस बात पर भी कि मुझे जेब खर्च के लिए थोड़ी चिल्लर भी मिल रही थी। बस बॉय के अपने काम के दौरान मैंने मैनेजर से बातचीत करने में ज्यादा से ज्यादा समय लगाया और आमदनी तथा लाभ के बारे में जानकारी ली। मैंने बॉक्स की जांच करके सप्लायर्स के नाम पता किए। पूरा सप्ताह गुजर गया और मुझे लगता है कि मेरा काम काफी अच्छा रहा होगा, क्योंकि मैनेजर ने मुझे बिठाकर पाई खिलाई और मुझे कैशियर बनाने का प्रस्ताव रखा। मैंने इसके बारे में काफी लंबे समय तक, यानी लगभग 1 सेकंड तक सोचा और फिर जवाब दिया, नहीं धन्यवाद। पहली बात तो यह थी कि कैश रजिस्टर के पीछे फंसा रहकर मैं ज्यादा नहीं सीख सकता था। दूसरी बात, मैं जो सीखने आया था वह मैं पहले ही सीख चुका था। मिशन पूरा हो चुका था। तो गलियारे में रहने से मेरा यही मतलब है। इसका मतलब उस क्षेत्र में दाखिल होना है जहां आप भविष्य में रहना चाहते हैं। आप किसी भी ओहदे से शुरू कर सकते हैं। यह किसी बिजनेस के बारे में सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि तब आप उसे अंदर से देखते हैं। दूसरी बात, आपको जिन संपर्कों की जरूरत है अंदर रहकर आप उन्हें आसानी से बना सकते हैं, जो आप बाहर रहकर कभी नहीं बना सकते। तीसरी बात, जब आप गलियारे में पहुंच जाते हैं तो आपके लिए अवसर के कई अन्य द्वार खुल सकते हैं। यानी एक बार जब आप देख लेते हैं कि सचमुच क्या हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको उस बिजनेस का कोई खास क्षेत्र पता लग जाए जिस पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया था। चौथी बात, आपको यह पता लग सकता है कि आप असल में उस बिजनेस को पसंद ही नहीं करते हैं, और ईश्वर का शुक्र है कि आपको यह बात ज्यादा गहराई में गए बिना ही पता चल गई। तो मेरे मामले में इसमें से क्या हुआ, जब मैं मदर बटलर से बाहर निकला तो मुझसे पाई की गंध या शक्ल बर्दाश्त ही नहीं हुई। दूसरी बात, मेरे काम छोड़ने के अगले ही दिन बेकर भी काम छोड़कर चला गया। उसने मुझे फोन करके बताया कि उसे एक लोकप्रिय नए व्यायाम उपकरण का पता चला था जिसका नाम ग्रेविटी गाइडेंस इन्वर्शन बूट था। बेकर यह जानना चाहता था कि क्या उन जूतों में मेरी दिलचस्पी है। जूते देखकर मैंने फैसला किया कि जूते तो पटाखा थे, लेकिन वह बेकर जोरदार नहीं था, इसलिए मैं अपने दम पर ही यह काम करने लगा। मैं वे जूते स्पोर्टिंग गुड्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बेचने लगा। मैंने गौर किया कि इन रिटेल आउटलेट्स में एक चीज समान थी, घटिया व्यायाम उपकरण। मेरे दिमाग की घंटी तेजी से बजने लगी। अवसर, अवसर, अवसर। अजीब बात है कि चीजें किस तरह होती है। व्यायाम उपकरण बेचने के इस पहले अनुभव ने मुझे अंततः नॉर्थ अमेरिका का शुरुआती रिटेल फिटनेस स्टोर खोलने की ओर पहुंचाया, और अपना पहला मिलियन कमाने की ओर भी। जरा सोचिए, यह सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मैंने मदर बटलर स्पाइस शॉप में बस बॉय का काम किया था। सबक आसान है, गलियारे में पहुंच जाएं। आपको कभी भी पता नहीं होता कि आपके लिए कौन से दरवाजे खुल जाएंगे। मेरा एक सूत्र वाक्य है, सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। अमीर लोग शुरू कर देते हैं। उन्हें भरोसा होता है कि खेल में उतरने के बाद वे हर मौके पर समझदारी भरे निर्णय ले सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और चलते चलते अपनी पतवार संतुलित कर सकते हैं। गरीब लोगों को खुद पर या अपनी योग्यताओं पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वे मानते हैं कि उन्हें हर चीज पहले से ही पता होनी चाहिए। जबकि अमीर लोग तैयार रहो, गोली चलाओ, निशाना साधो के सकारात्मक नजरिए के चलते कदम उठा लेते हैं और आमतौर पर जीत भी जाते हैं। गरीब लोग खुद से कहते हैं, मैं यह काम तब तक नहीं करूंगा जब तक कि मैं हर संभावित समस्या को पहचान न लूं और ठीक ठीक यह न जान लूं कि इसके बारे में क्या करना है। इसी वजह से वे कभी कदम ही नहीं उठा पाते हैं और हर अवसर गवा देते हैं। अमीर लोग अवसर देखते हैं, लपक कर उसे पकड़ लेते हैं और पहले से ज्यादा अमीर बन जाते हैं, और गरीब लोग वे हमेशा तैयारी ही करते रहते हैं। घोषणाएं, दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं बाधाओं के बजाय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। मैं तैयार होता हूँ, मैं गोली चलाता हूँ, मैं निशाना साधता हूँ। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मिलेनियर मस्तिष्क की गतिविधियां। एक, खेल में उतर जाएं। उस काम या प्रोजेक्ट पर विचार करें जिसे आप शुरू करना चाहते हैं। आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हो उसे भूल जाएं। आप जहां भी हो, आपके पास जो भी हो, बस उसी से शुरू कर दें। अगर संभव हो तो वह काम पहले किसी दूसरे के लिए या दूसरे के साथ कर लें ताकि आपको उसका अनुभव मिल जाए। अगर आप पहले ही सीख चुके हैं तो कोई बहाना नहीं चलेगा, बस उसे शुरू कर दें। दो, आशावाद का अभ्यास करें। आज जिसे लोग समस्या या बाधा कहते हैं उसे अवसर में ढाल लें। इससे नकारात्मक लोग पगला जाएंगे, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, वे तो वैसे भी पगला रहे हैं। तीन, आपके पास जो है उस पर ध्यान केंद्रित करें। आपके पास जो नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित न करें। आप अपने जीवन में जिन चीजों के लिए कृतज्ञ हैं उनमें से 10 चीजों की सूची बनाएं और उन चीजों को जोर से पढ़ें। अगले 30 दिनों तक हर सुबह वह सूची पढ़ें।
अगर आप अपने पास मौजूद चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है तो आपको वह चीज ज्यादा नहीं मिलेगी और शायद आपको ज्यादा की जरूरत भी नहीं होगी। दौलत की फाइल नंबर 6। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। गरीब लोग अक्सर दूसरों की सफलता को द्वेष, ईर्ष्या और डाह की भरी दृष्टि से देखते हैं, या वे कहते हैं वे बहुत खुशकिस्मत हैं, या फिर बुदबुदाते हैं घटिया अमीर लोग। आपको यह एहसास करना होगा कि अगर आप अमीर लोगों को किसी भी तरह, प्रकार या आकार से बुरा मानते हैं और खुद अच्छा बनना चाहते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। यह असंभव है। आप वैसे व्यक्ति कैसे बन सकते हैं जिससे आप नफरत करते हैं? यह देखना अद्भुत है कि कई गरीब लोग अमीरों के प्रति कितना द्वेष या नाराजगी भरा नजरिया रखते हैं। शायद वे मानते हैं कि अमीर लोगों के कारण ही वे गरीब हैं। हाँ, यह सही है। अमीर लोगों ने सारा पैसा हड़प लिया, इसलिए मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। जाहिर है यह पीड़ित व्यक्ति का आदर्श वाक्य है। मैं आपको इस सिद्धांत से संबंधित एक किस्सा बताना चाहता हूँ, शिकायत करने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपनी आपबीती सुनाने के लिए। पुराने दौर में जब मैं वित्तीय मुश्किलों में घिरा था तो मैं एक पुरानी गंदी सी कार चलाता था। उस वक्त मुझे ट्रैफिक में लेन बदलने में कभी समस्या नहीं आती थी। हर कार वाला मुझे अंदर जाने की जगह दे देता था। लेकिन जब मैं अमीर बन गया और मैंने एक शानदार नई काली जगुआर कार खरीद ली तो स्थिति बदल गई। अचानक लोग मेरी कार को कट मारने लगे और जले पर नमक छिड़कने के लिए मुझे उंगली भी दिखाने लगे। लोग मेरी कार पर चीजें भी फेंकने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जगुआर जैसी शानदार कार चला रहा था। एक दिन मैं सैन डिएगो के गरीब इलाके से कार से गुजर रहा था। मैं क्रिसमस पर एक परोपकारी संस्था को टर्की पहुंचाने जा रहा था। मेरी कार की सनरूफ खुली थी। मेरे पीछे एक पिकअप ट्रक था जिसमें 4 गंदे से युवक बैठे थे। अचानक वे मेरी कार के साथ बास्केटबॉल खेलने लगे और मेरी खुली सनरूफ में बियर कैन फेंकने की कोशिश करने लगे। 5 जगह पर पिचकाने और कई खरोंचे लगाने के बाद वे मेरे पास से चिल्लाते हुए निकले, अमीर बदमाश। जाहिर है मैंने इसे सामान्य घटना माना, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते बाद मैंने एक दूसरे गरीब इलाके में अपनी कार सड़क पर खड़ी की। 10 मिनट से भी कम समय में जब मैं लौटा तो मैंने पाया कि कार के एक तरफ से पूरे हिस्से पर किसी ने चाबियों से निशान बना दिए थे। अगली बार जब मैं सड़क के उसी इलाके में गया तो फोर्ड एस्कॉर्ट किराए पर लेकर गया। हैरानी की बात यह है कि मुझे जरा भी समस्या नहीं हुई। मेरा मतलब यह नहीं है कि गरीब इलाकों में बुरे लोग रहते हैं, लेकिन मेरा अनुभव यह है कि निश्चित रूप से वहाँ अमीरों से द्वेष रखने वाले बहुत से लोग रहते हैं। कौन जाने, शायद यह मुर्गी पहले कि अंडा पहले वाली बात हो। वे करके हैं इसलिए वे अमीरों से द्वेष रखते हो, या फिर वे अमीरों से द्वेष रखते हैं इसलिए वे करके हैं। कौन जाने। जहां तक मेरा सवाल है, कौन परवाह करता है? बात तो वही है, वे गरीब हैं। अमीर लोगों से द्वेष न रखने के बारे में बातें करना आसान है, लेकिन यह आपके मूड पर निर्भर करता है। इस जाल में कोई भी फंस सकता है, मैं भी। हाल ही में मैं अपने होटल के कमरे में डिनर कर रहा था। 1 घंटे बाद मुझे मिलेनियर माइंड सेमिनार के शाम के सत्र में मंच पर पहुंचना था। मैंने खेल का स्कोर पता करने के लिए टीवी चलाया और एक चैनल पर मुझे ओपेरा विनफ्री दिख गई। हालांकि मैं टीवी का बहुत हिमायती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ओपरा बहुत अच्छी लगती है। इस महिला ने जितने लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है उतना किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं डाला है, और इसलिए वे अपनी पूरी आमदनी की पाई पाई की हकदार हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा की। ओपरा हेली बेरी का इंटरव्यू ले रही थी। वे इस बारे में चर्चा कर रही थी कि किस तरह हेली ने अभिनेत्रियों के बतौर इतिहास का बहुत महंगा फिल्म अनुबंध साइन किया है, $2 करोड़। हेली ने कहा कि वे पैसे की परवाह नहीं करती हैं और उन्होंने इस बहुत महंगे अनुभव के लिए सिर्फ इसलिए संघर्ष किया ताकि वे बाकी अभिनेत्रियों के लिए राह आसान कर सकें। मेरे भीतर संदेह भरी आवाज गूंजी, ओह हाँ, मुझे क्या लगता है, मैं और इस शो को देखने वाला हर व्यक्ति मूर्ख है। मुझे तो उस पैसे के ढेर को उठाना चाहिए और अपने पब्लिक रिलेशन एजेंट की तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए। यह दिल को बहलाने वाला सबसे अच्छा भाषण है जो मैंने आज तक सुना है। मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर नकारात्मकता उमड़ रही है, लेकिन इस ऊर्जा के मुझ पर हावी होने से पहले ही मैंने खुद को संभाल लिया। द्वेष की इस आवाज को दबाने के लिए मैंने चिल्लाकर अपने दिमाग से कहा, खत्म करो, खत्म करो। बताने के लिए धन्यवाद। मुझे इस पर यकीन नहीं हुआ। मैं मिस्टर मिलेनियर माइंड हेली बेरी के पैसे से द्वेष कर रहा था। मैंने इसे तत्काल पलट दिया और गला फाड़कर चिल्लाने लगा, शाबाश लड़की, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने मुझे बहुत सस्ते में छोड़ दिया। मुझे तो $3 करोड़ मांगने चाहिए थे। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम गजब की हो और इसकी हकदार भी हो। इसके बाद मैं बेहतर महसूस करने लगा। इतने ज्यादा पैसों की हेली की चाहत का कारण चाहे जो हो, समस्या वह नहीं थी, समस्या तो मैं था। याद रखें, मेरे विचारों से हेली की खुशी या दौलत पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उनसे मेरी खुशी और दौलत पर फर्क पड़ता था। यह भी याद रखें कि राय और विचार अच्छे या बुरे, गलत या सही नहीं होते हैं, लेकिन आपके दिमाग में दाखिल होने के बाद वे निश्चित रूप से आपकी खुशी और सफलता को या तो बढ़ाते हैं या फिर घटाते हैं। जिस पर मैंने महसूस किया कि मुझ में नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी, मेरा निरीक्षण अलार्म बजने लगा, और जैसा मैंने खुद को प्रशिक्षित कर लिया है, मैंने तत्काल अपने मस्तिष्क की नकारात्मकता को खत्म कर दिया।
अमीर बनने के लिए आपको परिपूर्ण या आदर्श बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह जानने की जरूरत अवश्य है कि जब आपकी सोच आपको या दूसरों को सशक्त नहीं बना रही हो तो तत्काल ज्यादा सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित कर लें। आप इस पुस्तक का जितना ज्यादा अध्ययन करेंगे, यह प्रक्रिया उतनी ही ज्यादा तेज और आसान होगी। अपनी उल्लेखनीय पुस्तक द 1 मिनट मिलेनियर में मेरे अच्छे दोस्त मार्क विक्टर हैंसन और रॉबर्ट एलन ने रसेल एच कानवेल की कहानी बताई है, जिसे 100 साल से भी ज्यादा समय पहले लिखी गई पुस्तक एक साफ डायमंड से लिया गया है। मैं कहता हूँ कि आपको अमीर बनना चाहिए और अमीर बनना आपका कर्तव्य है। मेरे बहुत से धार्मिक भाई मुझसे कहते हैं, क्या तुम ईसाई पादरी होने के बावजूद देश भर में घूमकर नौजवानों को अमीर बनने और पैसा बनाने की सलाह देते हो? हाँ, जाहिर है मैं ऐसा करता हूँ। वे कहते हैं, क्या यह बुरी बात नहीं है? तुम लोगों को पैसा बनाने का उपदेश देने के बजाय बाइबल का प्रचार क्यों नहीं करते? क्योंकि ईमानदारी से पैसा बनाना बाइबल का प्रचार ही है। यही असल कारण है। अमीर लोग अपने समुदाय में सबसे ईमानदार व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आज रात को यहाँ कोई युवक कहता है, ओ, हमेशा बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो वह बेईमान, धोखेबाज, निंदनीय और ओछा है। मेरे दोस्त, तुम अमीरों के बारे में ऐसा सोचते हो, इसी कारण तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तुम्हारी आस्था की नींव ही झूठी है। मुझे खुलकर कहने दे, अमेरिका के 100 अमीर लोगों में से 98 ईमानदार हैं, इसलिए वे अमीर हैं। इसलिए उन्हें पैसा भरोसे के साथ सौंपा गया है। इसलिए वे महान काम करते हैं और अपने साथ बहुत से लोगों को काम देते हैं। एक और युवक कहता है, मैंने कई लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने बेईमानी से करोड़ों डॉलर कमाए हैं। हाँ, आपने सुना होगा और मैंने भी सुना है, लेकिन दरअसल उनकी संख्या इतनी कम है कि अखबार वाले खबर छापने के लिए उनके बारे में हर समय बात करते रहते हैं, जब तक कि आप यह नहीं सोचने लगते कि हर अमीर आदमी बेईमानी से अमीर बना है। मेरे दोस्त, तुम मुझे फिलाडेल्फिया के उपनगरीय इलाकों में ले चलो और मेरा परिचय उन लोगों से कराओ जिन्होंने इस महान शहर में अपने मकान बनाए हैं। इतने सुंदर मकान जिसमें बगीचे और फूल हैं, इतने प्यारे भव्य मकान। अगर तुम मुझे उस इलाके में ले चलोगे तो मैं तुम्हारा परिचय सबसे अच्छे लोगों से करवाऊंगा, जो चरित्र में भी बेहतरीन होंगे और हमारे शहर की उद्यमिता में भी। जो लोग अपने मकान के मालिक हैं, वे इस वजह से ज्यादा सम्मानीय, ईमानदार, पवित्र, सच्चे, मितव्ययी और विवेकी बन जाते हैं। इस मंच से लोग के खिलाफ उपदेश देते हैं और इतनी हिकारत से गंदा पैसा वाक्यांश बोलते हैं कि धार्मिक लोगों को लगता है कि किसी व्यक्ति के पास पैसा होना बुरी बात है। पैसा शक्ति है और इसे पाने के लिए आपको तार्किक रूप से महत्वाकांक्षी होना चाहिए। आपको होना चाहिए, क्योंकि आप पैसा पाने के बाद जितनी भलाई कर सकते हैं उतनी इसके बिना नहीं कर सकते। पैसे से आपकी धार्मिक पुस्तकें छपती है, पैसे से आपके धर्म स्थान बनते हैं, पैसा आपके मिशनरीज को भेजता है और पैसे से आपके उपदेशकों को भुगतान किया जाता है। मैं कहता हूँ, आपके पास पैसा होना ही चाहिए। अगर आप ईमानदारी से दौलत हासिल कर सकें तो ऐसा करना आपका ईश्वरीय कर्तव्य है। यह सोचना इन धार्मिक लोगों की बहुत भयंकर गलती है कि धार्मिक होने के लिए आपको बहुत गरीब होना चाहिए। कानवेल के इस कथन में कई अच्छी बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अमीर लोगों में विश्वसनीय बनने की क्षमता होती है। अमीर बनने के लिए जितने भी गुण जरूरी हैं, उनकी सूची में दूसरों का भरोसा पाना काफी ऊपर होगा। जरा सोचें, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बिजनेस करेंगे जिस पर आप कम से कम कुछ हद तक भी भरोसा न कर सकें? किसी तरीके से नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप पर बहुत सारे लोग भरोसा करें, और इस बात की भी संभावना है कि बहुत से लोगों का भरोसा पाने के लिए आपको काफी विश्वसनीय बनना होगा। अमीर बनने के लिए और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अमीरी कायम रखने के लिए किन गुणों की जरूरत होती है। बेशक इस नियम के अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में किसी काम में सफल होने के लिए आप में कौन से गुण होने चाहिए, इन गुणों को आजमा कर देखें। सकारात्मक, विश्वसनीय, एकाग्रचित, संकल्पवान, लगनशील, मेहनती, ऊर्जावान, लोक व्यवहार में निपुण, योग्य संप्रेषक, थोड़ा बुद्धिमान और कम से कम एक क्षेत्र में विशेषज्ञ है। कानवेल के उदाहरण में एक और रोचक बात है। बहुत सारे लोगों को यह यकीन करने के लिए कंडीशन किया गया है कि आप एक साथ अमीर और अच्छे या अमीर और आध्यात्मिक नहीं बन सकते। मैं भी पहले इसी तरीके से सोचता था। बहुत से लोगों की तरह मुझे भी दोस्तों, शिक्षकों, मीडिया और बाकी समाज ने बताया था कि अमीर लोग बुरे होते हैं क्योंकि वे लोभी होते हैं। एक बार फिर यह बकवास निकला। असली दुनिया के अनुभव में मैंने पाया है कि यह पुराना मिथक झूठा है और डर पर आधारित है। मैं जितने भी अमीर लोगों को जानता हूँ वे बहुत अच्छे भी हैं। जब मैं सैन डिएगो में रहने आया तो हमने शहर के एक अमीर इलाके में मकान लिया। हमें उस मकान और इलाके की सुंदरता पसंद आई थी, लेकिन मैं थोड़ा झिझक रहा था क्योंकि मैं वहाँ किसी को नहीं जानता था और मुझे लगता था कि मैं इतनी ऊंची सोसाइटी में फिट नहीं होता हूँ। मेरी योजना यह थी कि मैं अपने मकान से काम रखूंगा और इन घमंडी अमीर लोगों से ज्यादा घुलने मिलने से बचूंगा। बहरहाल, जैसा ब्रह्मांड का इरादा था, मेरे 5 और 7 साल के बच्चों ने उस इलाके के बच्चों से दोस्ती कर ली और जल्दी ही मैं अपने बच्चों को उन महलों में खेलने के लिए छोड़ने जाने लगा। मुझे याद है, मैं लकड़ी के कम से कम 20 फुट ऊंचे बेहतरीन नक्काशी वाले दरवाजे को खटखटा रहा था
मम्मी ने दरवाजा खोला और बहुत दोस्ताना आवाज में कहा, हारो, आपसे मिलकर खुशी हुई, अंदर आइए ना। मैं थोड़ा चकरा गया। जब उन्होंने मुझे आइस्ड टी और फलों की प्लेट थमा दी, मेरा शंकालु मस्तिष्क बार बार पूछता रहा, पेंच क्या है। फिर उस महिला का पति वहां आ गया जो अपने बच्चों के साथ स्विमिंग पूल में खेल रहा था। उसने और भी दोस्ताना अंदाज में कहा, हारो, हमें बहुत खुशी है कि आप इस इलाके में रहने आए। आपको आज रात को हमारी पार्टी में अपने पूरे परिवार के साथ आना ही है। हम सबसे आपका परिचय करवा देंगे और हम जवाब में ना सुनने के लिए तैयार नहीं है। वैसे क्या आप गोल्फ खेलते हैं? मैं कल क्लब में खेलने जा रहा हूँ। आप मेरे मेहमान के रूप में क्यों नहीं चलते हैं? अब तक मैं सदमे में आ चुका था। वे घमंडी लोग कहाँ थे जिनके मिलने का मुझे यकीन था? मैंने घर लौटकर पत्नी को बताया कि हम पार्टी में जा रहे हैं। ओह, उसने कहा, लेकिन मैं पहनूंगी क्या? देखो प्रिय, तुम समझती नहीं हो। मैंने कहा, वे लोग बहुत अच्छे और अनौपचारिक हैं। तुम तो बस जैसी हो अच्छी लगोगी। हम उस शाम को पार्टी में गए और वहां हमें बहुत गर्मजोश, दयालु, उदार और स्नेही लोग मिले। एक बिंदु पर बातचीत एक परोपकारी मुहिम की ओर मुड़ गई जिसकी अध्यक्षता एक मेहमान कर रही थी। एक के बाद एक चेहबू बाहर निकलने लगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मैं दरअसल यह देख रहा था कि लोग उस महिला को पैसे देने के लिए लाइन लगाए खड़े थे, लेकिन हर चेक के साथ एक शर्त थी। शर्त यह थी कि इस मामले में आदान प्रदान होना चाहिए और वह महिला दान देने वाली परोपकारी संस्था में भी दान देगी। जी हाँ, वहां मौजूद हर शख्स किसी न किसी परोपकारी संस्था का अध्यक्ष या प्रमुख व्यक्ति था। जिस दंपति ने हमें पार्टी में आमंत्रित किया था वे कई समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े थे। दरअसल वे हर साल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल फंड में शहर के सबसे बड़े दानदाता बनने के अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब रहते थे। वे न सिर्फ खुद लाखों डॉलर दान देते थे बल्कि हर साल चैरिटी डिनर आयोजित करते थे जिसमें लाखों डॉलर और जुट जाते थे। इसके अलावा वेरिकोज वेन के एक डॉक्टर भी थे। हम उनके परिवार के भी करीब आ गए। वे अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों में से एक थे और ढेर सारी दौलत कमाते थे। वे हर ऑपरेशन के 5 से 10,000 डॉलर तक लेते थे और हर दिन 4-5 ऑपरेशन करते थे। मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर मंगलवार को निःशुल्क दिन था जब वे शहर के उन लोगों के ऑपरेशन करते थे जो इतनी ज्यादा फीस नहीं दे सकते थे। मंगलवार को वे सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक काम करते थे और 10 ऑपरेशन करते थे, सब मुफ्त में। इसके अलावा वे अपने संगठन के अध्यक्ष भी थे जिसका मिशन दूसरे डॉक्टरों को भी निःशुल्क दिवस आयोजित करने के लिए प्रेरित करना था। कहने की जरूरत नहीं है कि यह देखकर मेरी आंखें खुल गई कि अमीर लोग लोभी और घमंडी होते हैं। मेरी कंडीशनिंग की पुरानी धारणा हकीकत की रोशनी में काफूर हो गई। अब मैं जानता हूँ कि इसका उलट सच है। मैं जितने भी अमीर लोगों को जानता हूँ वे सब बहुत अच्छे हैं। वे बहुत उदार भी हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग अमीर नहीं है वे अच्छे या उदार नहीं होते, लेकिन मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूँ कि सभी अमीर लोगों को बुरा मानना अज्ञान के सिवाय कुछ नहीं है। सच्चाई तो यह है कि अमीरों से द्वेष रखना करके बने रहने का अचूक उपाय है। हम सब आदतों के गुलाम हैं और इस या उस आदत को छोड़ने के लिए हमें अभ्यास करने की जरूरत होती है। द्वेष रखने के बजाय मैं चाहता हूँ कि आप अमीर लोगों को आशीष देने, उनकी प्रशंसा करने या उनसे प्रेम करने का अभ्यास करें। इस तरह अचेतन रूप से आप जान जाते हैं कि आपके अमीर बनने के बाद दूसरे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको आशीष देंगे और आपसे प्रेम करेंगे, बजाय इसके कि वे आपसे द्वेष रखेंगे जिस तरह आप अभी रखते हैं। मैंने हवाई इलाके के प्राचीन होना दर्शन से एक बुद्धिमानी की बात सीखी है। जिस चीज को आप पाना चाहते हो उसे आशीष दें। अगर आप किसी का सुंदर मकान देखें तो उस व्यक्ति और मकान दोनों को आशीष दें। अगर आप किसी की सुंदर कार देखें तो उस व्यक्ति और कार दोनों को आशीष दें। अगर आप किसी व्यक्ति का प्रेमपूर्ण परिवार देखें तो उस व्यक्ति और उस परिवार को आशीष दें। अगर आप किसी व्यक्ति का सुंदर शरीर देखें तो उस व्यक्ति और उसके शरीर को आशीष दें। सबक यह है कि अगर आप किसी भी तरह, प्रकार या आकार में लोगों की चीजों से द्वेष रखते हैं तो आप उन्हें कभी नहीं पा सकते। चेतावनी, अगर आप खुली सनरूफ वाली शानदार काली जगुआर में किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उस पर बियर कैन न फेंकें। घोषणाएं, दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अमीर लोगों की प्रशंसा करता हूँ, मैं अमीर लोगों को आशीष देता हूँ, मैं अमीर लोगों से प्रेम करता हूँ और मैं भी इन्हीं अमीर लोगों में से एक बनने जा रहा हूँ। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मिलेनियर मस्तिष्क की गतिविधियां। नंबर 1, पुनः दर्शन का अभ्यास करें। जिस चीज को आप पाना चाहते हो उसे आशीष दें। पत्रिकाओं में या घूमते घुमाते हुए सुंदर मकानों और शानदार कारों को देखें। सफल व्यवसायों के बारे में पढ़ें। आप जिस चीज को भी पसंद करते हो उसे आशीष दें और उसके मालिक को भी आशीष दें। दूसरी, किसी क्षेत्र के बहुत सफल व्यक्ति को जिसे आप जानते हो छोटा पत्र या ईमेल लिखकर बताएं कि उसकी उपलब्धियों के लिए आप उसकी कितनी प्रशंसा और आदर करते हैं।